नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। आज का जो अपना क्लास रहेगा वो रहेगा राजस्थान जीके का फर्स्ट क्लास, जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में। इतिहास को भी हमने कम से कम 2 से 3 पार्ट में डिवाइडेशन किया हुआ है। तो जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं राजस्थान जीके की, तो राजस्थान जीके जनरल अवेयरनेस के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान जीके में मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि जिस तरीके से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण पार्ट है किताब के अंदर से या जितने भी आपने पहले एग्ज़ाम दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवल वही टॉपिक मैं आपको क्लियर करवाऊँगा, ठीक है ना। ऐसे तो बड़े बड़े ग्रंथ आपने देखे हैं, इतिहास के देखे ही होंगे, पढ़े भी होंगे, तो जिनको अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं मान सकते, लेकिन वो वैसे अपना एक महत्व लिए हुए हैं। और राजस्थान जीके में सबसे पहले मैं आज बात कर रहा हूँ प्रतिहार वंश की। प्रतिहार, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात बता देता हूँ आपको कि अपने किस तरीके से पढ़ेंगे। देखिए इसको, जैसे हमने कोई भी प्रतिहार पढ़ना है, या जैसे अपनों ने राठौड़ पढ़ने हैं, या जैसे अपने को गोहिल वंश पढ़ना है, तो उसको हम थोड़ा सा डिवाइडेशन कर देंगे। किस तरीके से कि सबसे पहले तो मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि जैसे अपने प्रतिहारों की सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, पृष्ठभूमि पढ़ेंगे इनकी, है ना, उनकी बेसिक बातें क्या थी। तो एक तो हुआ हमारा क्या, पृष्ठभूमि, और दूसरा जो इसके अंदर अपने बात करेंगे तो प्रतिहारों के कौन कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने अच्छे मतलब कार्य किए या जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो प्रतिहारों में 2 चीज़ें, पृष्ठभूमि और एक अपने बात करेंगे शासकों के बारे में, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मैं इनकी शाखाओं के बारे में आपको बताऊँगा। शाखाएँ कौन कौन सी है, राजस्थान में कौन कौन सी है, पूरे इंडिया में कौन कौन सी थी, ठीक है। पृष्ठभूमि की अगर बात की जाए तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये अपना राजस्थान का मैप है, ठीक है ना, और इस तरीके का आप एक, जब भी आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें आप ऐसा एक मैप बना लीजिए। तो राजस्थान के मैप में ये जो अपना भाग है, ये यहाँ पर जैसे ये हो गया बीकानेर, जैसलमेर, यहाँ अपना है कौन सा, जोधपुर, और जोधपुर के जस्ट नीचे कौन सा है, पाली। जोधपुर और पाली का जो ये बेल्ट है पूरा, ये जो एरिया है, इसका जो प्राचीन नाम है गुर्जरात्रा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। गुर्जरात्रा प्रदेश। प्रतिहारों का गुर्जरात्रा प्रदेश में शासन होने के कारण ये जो प्रतिहार हैं ये क्या कहलाए, गुर्जर प्रतिहार कहलाए। क्या कहलाए, गुर्जर प्रतिहार कहलाए। प्रतिहारों का शासन गुर्जरात्रा प्रदेश, जो कि हमारा जोधपुर और पाली वाला भाग है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं और अगर इनकी बात करूँ तो ये जो अपने प्रतिहार है गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहारों की अगर बात की जाए, कुलदेवी की बात की जाए, तो गुर्जर प्रतिहारों की कुलदेवी जो है वो है कौन सी, चामुंडा माता। कौन सी है, चामुंडा माता। और चामुंडा माता का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चामुंडा माता का मंदिर कहाँ है, तो चामुंडा माता का जो मंदिर है वो है मेहरानगढ़ दुर्ग। और मेहरानगढ़ दुर्ग आप सभी जानते हैं कहाँ है, जोधपुर में है। तो आप अपने नोट्स भी इसी तरीके से बनाएंगे कि सबसे पहले लिखेंगे गुर्जर प्रतिहार, फिर उसकी पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि में आपको ये बता देता हूँ कि गुर्जरात्रा प्रदेश कौन सा हो गया, जोधपुर और पाली वाला एरिया जो है, इसे प्राचीन नाम गुर्जरात्रा प्रदेश, और गुर्जरात्रा प्रदेश पर शासन होने के कारण ही इन्हें ये क्या कहलाए, गुर्जर प्रतिहार कहलाए। इनकी कुलदेवी चामुंडा माता है। और ये जो प्रतिहार हैं, प्रतिहार अपने आप को यानी स्वयं को वंशज मानते हैं। किसका वंशज मानते हैं, ये स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। गुर्जर प्रतिहार जो है स्वयं को किसका वंशज मानते हैं, लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। अब ये इतनी बातें हुई, एक तो अपने को इसकी कुलदेवी याद रखनी है और एक ये वंशज। तीसरी बात अगर मैं बात करूं तो इनकी जो उत्पत्ति है या इनके बारे में जो जानकारी है, उनकी जानकारी के स्रोत जो हैं उसके बारे में हम बात करें। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा क्या, जानकारी के स्रोत। तो जानकारी के जो स्रोत हैं, तो जानकारी के स्रोतों को मैं 2 भागों में डिवाइड कर देता हूं फिर से। जानकारी के स्रोत में सबसे पहले एक तो हो गया हमारा कौन सा, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक
स्रोत और साहित्यिक स्रोत, और दूसरा मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको अभिलेखीय स्रोत। अभिलेखीय स्रोत, ये अपने पास दो स्रोत हैं जिनके माध्यम से हमें गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जानकारी मिलती है। अब साहित्यिक स्रोत में क्या है? साहित्यिक स्रोत में दो लेखक जिनमें से कौन कौन सा, एक तो बाण भट्ट और दूसरा है मुहनोत नैन्सी, ठीक है, मुहनोत नैन्सी, बाण भट्ट और मुहनोत नैन्सी के अकॉर्डिंग अगर बात करें हम, मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, मुहनोत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की या प्रतिहारों की भारत में, पूरे भारत में, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, पूरे भारत में 26 शाखाओं के बारे में जिक्र किया है अपने ग्रंथों में। कितनी शाखाओं के बारे में? 26 शाखाओं के बारे में। और राजस्थान की, इधर अगर दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा मैं इस तरफ कर देता हूँ, तो ये राजस्थान में 2 शाखाएं मुहनोत नैन्सी ने प्रतिहार के बारे में जो बताया ना, प्रतिहार की जो शाखाएं हैं, गुर्जर प्रतिहारों की जो शाखाएं हैं, पूरे इंडिया में कितनी? 26 शाखाएं। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है इससे। और राजस्थान में कितनी? 2 शाखाएं, जिनमें से एक शाखा तो है मंडोर जोधपुर और दूसरा है भीनमाल जालोर, ठीक है ना। तो इसी के नीचे मैं यहाँ से इस तरीके से 2 एरो बना करके लिख रहा हूँ, कौन कौन सी 2 शाखाएं होगी। एक तो हुआ मंडोर जोधपुर वाला भाग, मंडोर शाखा, ठीक है ना, मंडोर जोधपुर, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, मंडोर जोधपुर। और दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारे पास? भीनमाल श्रीमाल, ठीक है ना, जालोर वाला पार्ट भीनमाल, यहाँ पे लिख देता हूँ जालोर, है ना। तो इनके बारे में जिक्र किया गया है। अब अगर बात की जाए अभिलेखीय प्रशस्ति, तो अभिलेखीय स्रोतों के बारे में, तो अभिलेखीय स्रोतों के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है प्रतिहारों की, वो भी 2 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है एहोल प्रशस्ति। गुर्जर प्रतिहारों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? एक तो है एहोल प्रशस्ति, और दूसरा जो है वो है अपना घटियाला शिलालेख, यहाँ से हमें जानकारी मिलती है, ठीक है ना। एहोल प्रशस्ति और घटियाला शिलालेख। अब एहोल प्रशस्ति कहाँ है आपसे पूछा जाए तो आप इसको ब्रैकेट में या यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहीं नीचे लिख लीजिएगा, सबको दिखाई दे रहा है कि यहाँ एहोल प्रशस्ति कहाँ है? कर्नाटक में है, कर्नाटक। और इसकी किसने लिखा इसको? एहोल प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो रवि कीर्ति। कौन थे? रवि कीर्ति। डायरेक्ट ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रतिहारों के बारे में हमें जानकारी मिलती है कहाँ से? एहोल प्रशस्ति कर्नाटक। और घटियाला शिलालेख जोधपुर में है। घटियाला शिलालेख के अंदर जो प्रतिहारों के मूल पुरुष हैं हरिश्चंद्र रोहिल्दे और उनकी पत्नी भद्रा जो कि क्षत्रिय थी, उनके बारे में, फिर उनके 4 पुत्रों के बारे में, और उसके बाद में जैसे अन्य जो जानकारियाँ जो भी है हमें यहाँ से मिलती है। तो दोस्तों ये था हमारा पृष्ठभूमि का पार्ट। इस पृष्ठभूमि के पार्ट में आप एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा कि प्रतिहार और प्रतिहारों के अंदर आपको सबसे पहले याद क्या रखना है कि प्रतिहार के आगे गुर्जर शब्द कैसे लगा। तो गुर्जरात्रा प्रदेश जो कि जोधपुर और पाली का भाग है, वहाँ गुर्जरात्रा प्रदेश में शासन होने के कारण ये गुर्जर प्रतिहार कहलाए। इनकी कुलदेवी चामुंडा माता है और चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ में है। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? जोधपुर के अंदर है, ठीक है। इतना बेसिक हुआ। और प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं, ठीक है। और इनकी जानकारी के स्रोत, तो जानकारी के स्रोत के 2 अपने पास यहाँ है, एक तो साहित्यिक स्रोत और एक अभिलेखीय स्रोत। साहित्यिक स्रोत की अगर मैं बात करूँ तो साहित्यिक स्रोत में 2 जो अपने यहाँ कवि रहे उन्होंने जिक्र किया, बाण भट्ट ने और मुहनोत नैन्सी ने। तो मुहनोत नैन्सी का जो मत है वो सर्वाधिक प्रचलित है। कौन सा? कि उन्होंने बताया कि भारत में प्रतिहारों की कुल 26 शाखाएं हैं, जिनमें से 2 शाखाएं जो हैं वो राजस्थान में है। और कौन कौन सी है राजस्थान में? एक तो मंडोर जोधपुर है और एक भीनमाल जालोर है। मंडोर जोधपुर जिसका प्राचीन नाम मांडवीयपुर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट जो होगा इन 2 शाखाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा अभिलेखीय स्रोत की अगर बात की जाए तो प्रतिहारों की जो जानकारी का स्रोत है अभिलेखीय स्रोत में, तो 2 स्रोत है। एक तो है एहोल प्रशस्ति जो कि कहाँ है? कर्नाटक में है, जिसके रचयिता कौन है? रवि कीर्ति है। और घटियाला शिलालेख जो है वो कहाँ है? जोधपुर में है, जिसके बारे में हम अभी आगे जिक्र करेंगे, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि प्रतिहारों का मूल पुरुष संस्थापक जो कि राजस्थान में कौन रहा है? हरिश्चंद्र रोहिल्दे,
यहाँ तक सभी को क्लियर है? आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद में आप इसके नोट्स बना लीजिए। पेज पर आप इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब आगे की बात करता हूँ, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और इरेज करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा पृष्ठभूमि के बाद का। पृष्ठभूमि के बाद शाखाओं में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सी शाखा? सबसे पहले हम पढ़ेंगे मंडोर और उसके बाद पढ़ेंगे हम कौन सी? बीनमाल शाखा। और बीनमाल शाखा यानी जालोर। चलिए, मंडोर शाखा यानी मंडोर में प्रतिहार के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो मंडोर के अंदर यहाँ लिखा मैंने मंडोर, जिसका प्राचीन नाम क्या है? मांडव्यपुर। मंडोर, मांडव्यपुर और मंडोर अब वर्तमान में मंडोर जोधपुर से हम जानते हैं इसको, मंडोर जोधपुर, है ना। यहाँ के जो प्रतिहार हैं, अब इनका मूल पुरुष की अगर मैं बात करूँ तो जो अपना घटियाला शिलालेख है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो घटियाला शिलालेख में ये बताया गया है कि हरीशचंद्र नामक व्यक्ति, उसी जो घटियाला शिलालेख लिखा हुआ है ना, उसी के नीचे आप लाइन खींच करके लिखेंगे हरीशचंद्र रोहिल्दे, हरीशचंद्र रोहिल्दे और इनकी पत्नी, प्लस का मतलब है इसकी पत्नी कौन है? इसकी पत्नी है भद्रा। भद्रा जो कि एक क्या थी? क्षत्रिय थी, क्षत्रिय। और हरीशचंद्र रोहिल्दे और भद्रा से हरीशचंद्र के 4 पुत्र पैदा हुए। 4 पुत्रों के नाम जो हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। कौन से हैं नाम? एक तो है रज्जिल, दूसरा है भोग भट्ट, रज्जिल, भोग भट्ट, फिर है कदद और एक है चौथा जो है इसका नाम क्या है? दद, ठीक है। हरीशचंद्र और भद्रा से 4 संतानें जिनका नाम रज्जिल, भोग भट्ट, कद और दद, ठीक है। इनमें से जो बड़ा पुत्र है रज्जिल, इसने मंडोर को जीता और मंडोर जोधपुर को क्या बनाया? राजधानी बनाया। तो हम यहाँ आ जाते हैं। मंडोर जिसका प्राचीन नाम मांडव्यपुर, और इसको किसने जीता? इसको जीता रज्जिल ने और इसको राजधानी बनाया, ठीक है। अब यहाँ से बात शुरू हो जाती है कि रज्जिल नामक जो था इसने मांडव्यपुर यानी मंडोर को जीता और क्या बनाया? इसके बारे में सिर्फ इतना ही लिखना है कि इसने मंडोर को राजधानी बनाया। क्या लिखेंगे इसके बारे में? सिर्फ मंडोर को राजधानी बनाया, ठीक है। इसके बाद की बात करें तो जो प्रतापी शासक हुआ, अब मैं क्रम हो सकता है कि मैं कंटिन्यू 2 के लिख दूं। कुछ बच्चों के ये डाउट रहेगा कि सर बुक्स में तो रज्जिल के बाद ये दिया हुआ है, उसके बाद ये दिया हुआ है, लेकिन मैं केवल उन्हीं शासकों की बात करूंगा जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या जिन्होंने कुछ मतलब एक अल्टीमेट वर्क किया होगा, तो क्योंकि उन्हीं के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। रज्जिल के बाद अगर मैं बात करूं तो है नाग भट्ट फर्स्ट, जिसने मेड़ता को, यानी इसके बाद अगर मैं बात करूं तो वो है नाग भट्ट, और नाग भट्ट फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पर। नाग भट्ट फर्स्ट जिसने क्या किया? मेड़ता, और मेड़ता वर्तमान में कहाँ है? मेड़ता नागौर में है, मेड़ता नागौर, ठीक है ना। मेड़ता को क्या किया? राजधानी बनाया, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि प्रतिहारों के किस शासक ने मेड़ता सिटी यानी मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया? तो वो होगा क्या? नाग भट्ट फर्स्ट होगा। इसके बाद में मैं क्रम से सारे लिख देता हूँ। झोट प्रतिहार और ककुक और इंदा, इसके जो है मंडोर वालों के इंपॉर्टेंट जो है वो एक तो है झोट प्रतिहार और एक है इसके अंदर आपके पास ककुक, ठीक है ना। कौन सा है? ककुक। और एक आपको याद रखना है इसमें इंदा। ये पहले आप ये जो सभी शासक हैं, जो इंपॉर्टेंट शासक हैं, उनके नाम लिख लीजिए। झोट प्रतिहार के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि प्रतिहार शासकों के अंदर संगीत विद्या में निपुण या संगीत में निपुण जो है वह शासक का नाम बताइए। तो झोट प्रतिहार के लिए आपको क्या याद रखना है? सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ये संगीत प्रेमी था, मैं यूं कह सकता हूँ संगीत प्रेमी था या संगीत में क्या था? ये निपुण था। बस इतना सा क्वेश्चन जो है इस पर पूछा जा सकता है झोट प्रतिहार के बारे में। ककुक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रतिहारों की मंडोर शाखा का करण, प्रतिहारों में मंडोर शाखा का करण अगर पूछा जाए तो वो आपका क्या होगा? ककुक होगा, ककुक होगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या? मंडोर, प्रतिहारों की मंडोर शाखा, कौन सी शाखा? मंडोर शाखा का करण किसे कहा गया है? ककुक को कहा गया है, ठीक है। अब आ जाती है बात किसकी? इंदा की बात आ जाती है। तो
दोस्तों अब हम बात करेंगे मंडोर शाखा के प्रतिहारों के उस शासक की जिसके बाद यहाँ पर राठौड़ वंश का शासन शुरू हो गया था। तो मैं बात करता हूँ जो मैंने सबसे नीचे लिखा था, जो इसका अंतिम शासक इंदा की पुत्री, और इंदा की पुत्री का नाम दोस्तों, इंदा की पुत्री का नाम था इंदुवती। इंदुवती की शादी जो है, इंदुवती की शादी जो हुई वो किसके साथ हुई, देखिए ये मैं एक मैप बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। और अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस तरीके से अगर आपको एक बार के लिए बना सकते हैं अपने, यहाँ है अपना कौन सा, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, है ना। तो यहाँ पर जालोर, और उस समय मतलब ये हुई हमारी घटना है ये 1395 की बात है। और मंडोर जोधपुर, यहाँ मतलब यहाँ शासक कौन था, इंदा, और इंदा की पुत्री का नाम इंदुवती की शादी हो जाती है किससे, जालोर के बिरमदेव के पुत्र चूड़ा से। किसके साथ, बिरमदेव, और बिरमदेव का पुत्र चूड़ा, बिरमदेव का पुत्र कौन है, चूड़ा, और बिरमदेव के पुत्र चूड़ा से शादी हो जाती है। उस समय ये जो मंडोर है, ये मंडोर यानी मंडोर को, मंडोर जोधपुर, मंडोर जो है वो चूड़ा को क्या दिया गया, दहेज में दिया गया, एक तरीके से हम यूँ कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 1395 में ये जो घटना हुई कि इंदा की पुत्री इंदुवती का विवाह चूड़ा से हुआ, और चूड़ा किसका पुत्र है, जालोर के शासक बिरमदेव का पुत्र चूड़ा है। और उसके साथ जब ये शादी हो जाती है तो मंडोर जो है वो चूड़ा को दहेज में मिल जाता है। और इसके बाद में यहाँ से 1395 के बाद यहाँ किसका शासन शुरू हो जाता है, राठौड़ वंश का शासन शुरू हो जाता है। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माई साइड। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको आज ये जो टॉपिक मैंने करवाया है ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भीनमाल, जालोर, और इसके बीच में बात करेंगे हम त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसके बारे में भी इसी टॉपिक में हम बात करेंगे।